This is the second part of the Indian Evidence Act 1872. I have already discussed part 1, and in this part I am going to discuss section 8 and section 12 of the Indian Evidence Act 1872. Okay, so first section 8, motive, preparations and previous or subsequent conduct. Any fact is relevant which shows or constitute a motive or preparation for any fact and issue or relevant fact. कोई भी fact, okay, जो कि फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट के मोटिव या फिर किसी भी क्राइम के प्रिपरेशंस को सोर्स करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है, ऐसे फैक्ट क्या होते हैं? रेलिवेंट फैक्ट होते हैं. ओके, सेकेंड पैरा में क्या बोला जा रहा है? द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट एंड इशू देयर इन और रेलिवेंट देयर टू. कोई भी केस चलता है, उसमें कोई भी पार्टी हो या फिर किसी भी पार्टी का कोई भी एजेंट हो, ओके, उनका कंडक्ट मीन्स पार्टी का कंडक्ट या फिर पार्टी के किसी भी एजेंट का कंडक्ट इन रेफरेंस टू सच सूट, इस सूट के रेफरेंस में या फिर प्रोसीडिंग के रेफरेंस में, और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट एंड इशू या किसी भी फैक्ट एंड इशू के रेफरेंस में उस पार्टी का या फिर उस पार्टी का किसी भी एजेंट का कोई कंडक्ट होता है, तो ऐसे कंडक्ट क्या होते हैं? रेलेवेंट होते हैं. ओके, नेक्स्ट, the conduct of any person an offense against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact and issue or relevant fact and whether it was previous or subsequent thereto. कोई भी पर्सन हो, उसने कोई ऑफेंस किया है और इस ऑफेंस से रिलेटेड मान लीजिए कोई बातचीत हो रहा है, ओके, इससे उस पर्सन का ये पर्सन जो क्या है कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहा है, ओके, तो ऐसे कंडक्ट क्या होते हैं? रेलिवेंट होते हैं. ओके, इफ सच कंडक्ट, अगर ये जो कंडक्ट है इन्फ्लुएंस हो रहा है या फिर किसी भी फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट से, चाहे ऐसा कंडक्ट प्रीवियस हो या फिर सब्सिक्वेंट हो, तो ऐसे कंडक्ट क्या होते हैं? रेलिवेंट होते हैं. ओके, मैं इलास्ट्रेशन बोलूँगा, उसमें आप लोग को और क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट एक्सप्लेनेशन 1 देख लेते हैं. द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट. ये जो सेक्शन 8 है इसमें वर्ड कंडक्ट यूज़ किया गया है, तो ये जो कंडक्ट है इसमें जो स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं है. ओके, कंडक्ट का मतलब स्टेटमेंट नहीं होता है. कंडक्ट एक अलग वर्ड है, स्टेटमेंट एक अलग वर्ड है. स्टेटमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. ओके, और कंडक्ट मीन्स द एक्ट एंड बिहेवियर. ओके, एक्ट एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, उसे हम लोग कंडक्ट बोलते हैं. तो इस सेक्शन में जो वर्ड कंडक्ट यूज़ किया गया है उसमें स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं है, अनलेस दोस स्टेटमेंट अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट अदर देन स्टेटमेंट. जब तक कि ये जो स्टेटमेंट है किसी एक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है, अकम्पनी नहीं करता, तब तक ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं वो कंडक्ट में नहीं आएंगे. अगर स्टेटमेंट किसी एक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, अकम्पनी करता है, तो ऐसे स्टेटमेंट कंडक्ट में आएंगे. ओके, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट. ये जो एक्सप्लेनेशन किया गया है यहाँ पे, ये जो है ये किसी भी स्टेटमेंट के रेलिवेंसी को अफेक्ट नहीं करता है. ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट के और भी जितने सारे सेक्शन है उसमें जो स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है उससे अफेक्ट नहीं करता है. ओके, एक्सप्लेनेशन 2. When the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant. कोई भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है या फिर उस व्यक्ति के प्रेजेंस में दिया जा रहा है या उसके हियरिंग में दिया जा रहा है, और ऐसे स्टेटमेंट से उस व्यक्ति का कंडक्ट में अफेक्ट पड़ता है, तो ऐसे कंडक्ट भी क्या होते हैं? रेलिवेंट होते हैं. ओके, अब हम लोग इलास्ट्रेशन से ये जो डेफिनेशन सेक्शन 8 है उससे हम लोग समझेंगे. फर्स्ट इलास्ट्रेशन क्या कह रहा है? ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी. ए ने क्या किया है? बी का मर्डर किया है. ओके, द फैक्ट दैट ए मर्डर सी, दैट बी न्यू दैट ए मर्डर्ड सी एंड दैट बी हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम ए बाय थ्रेटनिंग टू मेक हिज नॉलेज पब्लिक आर रेलिवेंट. द फैक्ट दैट ए मर्डर सी, फैक्ट क्या है? ए ने सी का मर्डर किया है और ये बात जो है ये बी जानता था, और ये बात बी जान के क्या करता था? ए को ब्लैकमेल करता था, उससे पैसा लेता था कि तुम अगर मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगा, मैं ये बात जाके पब्लिक को बता दूंगा कि तुमने सी का मर्डर किया है. तो इससे तंग आकर ए ने क्या करता है? बी का मर्डर कर देता है. ये फैक्ट है. तो ये जो फैक्ट क्या होगा? इररेलेवेंट फैक्ट होंगे. ओके, सेकेंड इलास्ट्रेशन क्या है? ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाई पॉइजन. ए ने क्या किया है? बी को मारा है पॉइजन से, पॉइजन दे के बी को
मार दिया है ए। द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी, फैक्ट क्या है कि बी के डेथ होने के पहले ए प्रोक्यूर पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वाज एडमिनिस्टर्ड टू बी इज रेलिवेंट। बी जिस जहर को खाकर मरा है वो किसके पास पाया गया था, ए के पास पाया गया था, मीन्स ए ने उस पॉइजन को जाकर परचेस किया था। तो बी के डेथ होने के पहले वो पॉइजन किसके पास था, ए के पास था। तो ये एक फैक्ट है कि ए ने ही बी का मर्डर किया है। दिस इज अ रेलिवेंट फैक्ट। ओके, थर्ड इलास्ट्रेशन क्या है? द क्वेश्चन इज विदर ए रॉब्ड बी, क्वेश्चन है क्या ए ने बी को रॉब्ड किया। द फैक्ट दैट आफ्टर बी वॉज रॉब्ड, फैक्ट क्या है कि बी के रॉब्ड हो जाने के बाद सी शेड इन एज प्रेजेंस, सी बोलता है ए के प्रेजेंस में, द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द मैन हु रॉब्ड बी एंड दैट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड ए रन अवे आर रेलिवेंट। सी जो है ए को बोलता है कि पुलिस आ रही है और जिसने बी का को रॉब किया है उसे पकड़ेगी। दैट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड, उसके बाद ये सुनकर क्या होता है, ए वहाँ से भाग जाता है। ओके, सी जो है ए के प्रेजेंस में बोलता है कि जिसने बी को रॉब किया है उसे पुलिस पकड़ने आ रही है। ये ए सुनकर क्या करता है, उस जगह से भाग जाता है। तो यहाँ पे जो ए का कंडक्ट है, यहाँ पर जो ए का कंडक्ट है ये रेलिवेंट होगा। ओके, illustration 4, the question is whether A owes B rupees 10,000. The fact that A asks C to lend him money, A ने क्या बोला C को कि मुझे कुछ पैसा उधार दो, and that's D said to C in A's presence, उसके बाद D ने C को बोला A के प्रेजेंस में, हियरिंग में, I advise you not to trust A, मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप ए पे विश्वास मत करिए, for he owes B rupees 10,000 rupees and that A went away without making any answer are relevant. यहाँ पे फैक्ट क्या है कि ए ने सी से पूछा कि उसे वो कुछ पैसा दे। ओके, ए ने सी से कुछ पैसा मांगा। अब यहाँ पर डी ने क्या कहा सी को, सी को ये कहा ए के प्रेजेंस में कि ए के ऊपर विश्वास मत करो क्योंकि वो ऑलरेडी बी से 10,000 रुपया लेके रखा है और उसे दे नहीं रहा है। तो ये सुनकर ए वहाँ से भाग जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो ए का कंडक्ट है ये क्या होगा, रेलिवेंट होगा। ओके, अगर ए जो इनोसेंट रहता तो वो क्या करता, ऑब्जेक्शन देता, वो बोलता कि नहीं मैंने बी से कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करता। ए क्या करता है, डी बोला सी को, तो ये ए सुनकर वहाँ से वो भाग गया। तो इससे क्या होता है, ए का कंडक्ट क्या पड़ता है, रेलिवेंट। ओके, द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रेविस्ड, क्वेश्चन क्या है, क्या ए का रेप हुआ है, रेविस्ड। ओके, द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर ही एलेज रेप, फैक्ट क्या है कि उसके रेप हो जाने के बाद, मीन्स ए का रेप हो जाने के बाद सी मेड अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द क्राइम, वो जो है वो कंप्लेन करती है, थाना में जाकर वो कंप्लेन करती है कि उसके साथ रेप हुआ है। द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द टर्म्स इन विच द कंप्लेंट वाज मेड, जो सर्कमस्टांसेस है, जिस सर्कमस्टांसेस से उनका साथ जो रेप हुआ, जिस टर्म पे हुआ, वो क्या करते हैं, वो थाना में जाके कंप्लेन कर देते हैं। ये जो कंप्लेन वो कर रहे हैं ये क्या होगा, रेलिवेंट होगा। ये जो उनका कंडक्ट है, ए का जो यहाँ पर कंडक्ट है, ये क्या रेलिवेंट होगा। द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेन सी सेड दैट सी हैड बीन रेविस्ड, इट्स नॉट रेलिवेंट एज कंडक्टेड अंडर दिस सेक्शन, दो इट मे बी रेलिवेंट एज ए डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 और एज कोरोबोरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 157। लेकिन अगर वो कंप्लेन नहीं करती है, वो थाना में जाके बोलती ही नहीं है, तो ये क्या होगा, ये जो फैक्ट जो होगा वो रेलिवेंट नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर वो मर रही है, रेप हो जाने के बाद उसका ऐसा पोजीशन आ गया है कि वो कंप्लेन नहीं कर पा रही है, लेकिन वो डाइंग डिक्लेरेशन अपना दी है, तो ऐसे भी डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, रेलिवेंट होता है। ओके, अब इम्पॉर्टेंट केस लॉ जो है इस सेक्शन से रिलेटेड उसे देख लेते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट केस जो है वो है मोहनलाल वर्सेस एम्परर, year 1937, Sindh 293. In this case, the accused was charged with cheating for importing goods without paying custom duty by deceiving custom authorities. The evidence of his previous visit to the port trying to make certain arrangement whereby he could import goods without paying duty was held admissible under the section.
इस केस में क्या हुआ था कि एक्यूज वाज चार्ज विथ चीटिंग फॉर इम्पोर्टिंग गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम। एक्यूज क्या करता था, गुड्स इंपोर्ट करता था लेकिन वो कस्टम ड्यूटी नहीं देता था। ये क्या है, कस्टम अथॉरिटी से छुपा कर क्या करता था, गुड्स को इंपोर्ट करता था और कस्टम नहीं देता था, कस्टम ड्यूटी जो पेमेंट किया जाता है वो नहीं देता था। ओके, द एविडेंस ऑफ हिज प्रीवियस विजिट टू द पोर्ट ट्राइंग टू मेक सर्टन अरेंजमेंट वेयर बाय ही कुड इम्पोर्ट गुड्स विदाउट पेइंग ड्यूटी वाज हेल्ड एडमिसिबल। तो उनका जो विजिट था, मीन्स एक्यूज पर्सन जो पोर्ट पे विजिट किया था, वहाँ पे जाके जो गया था, ये जो उनका जाना, ये जो उनका कंडक्ट है, ये क्या होगा, एडमिसिबल होगा और ये रेलिवेंट फैक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, नागेशा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था, इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट इफ़ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द एक्यूज हिमसेल्फ। अगर जो एक्यूज पर्सन खुद इन्फॉर्म करते हैं, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, FIR होता है, अगर वो खुद एक्यूज पर्सन कर रहे हैं, द फैक्ट ऑफ इज गिवन इन्फॉर्मेशन इज एडमिसिबल। तो ये जो फैक्ट दे रहे हैं एक्यूज पर्सन, ये क्या होगा, एडमिसिबल होगा अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट में। ओके, एज ए एविडेंस दिया जाएगा ऑफ हिज कंडक्ट, उसके कंडक्ट। ओके, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट, ये कोर्ट ने कहा है कि इफ़ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन बाय द एक्यूज हिमसेल्फ, अगर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूज खुद दे रहा है, द फैक्ट ऑफ इज गिवन इन्फॉर्मेशन इज एडमिसिबल, ये जो फैक्ट दिया गया है उसके द्वारा वो क्या होगा, एडमिसिबल होगा अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट में। ओके, एज एविडेंस, एविडेंस के रूप में उसके अगेंस्ट में एडमिसिबल होगा ऑफ हिज कंडक्ट, उसके कंडक्ट का। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस क्या है, शंकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में क्या हुआ था, अ पर्सन किल्ड हिज वाइफ एंड ट्राइंग टू प्रूव ही वाज इनसेन व्हाइल मर्डरिंग। पर्सन ने क्या किया, अपने वाइफ को मार दिया और वाइफ को मारने के बाद वो खुद को क्या बोल रहा था कि मैं इनसेन हूँ। उस वाइफ का मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद जो है कोर्ट में जाके वो खुद को क्या बोलता है, वो इनसेन है। ओके, बट सफिशिएंट एविडेंस कंफर्म दैट he was sane before and after murder, and even immediately after murder he told his children that if they make noise he will kill them। लेकिन जो एविडेंस कोर्ट के सामने जब गया तो कोर्ट को ये लगा कि नहीं, ये जो व्यक्ति है, जो एक्यूज पर्सन है, ये इंसेन नहीं है, पागल नहीं है, ये क्या सेन है, साउंड माइंड पर्सन है। ओके, क्योंकि वो जब मर्डर करने के बाद जो है वो खुद अपने बच्चे को धमकाता है कि अगर तुम चिल्लाओगे या किसी को भी जाके ये बात बोलोगे तो क्या करेगा, वो उसे भी मार देगा। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि एक्यूज पर्सन जो है इनसेन पर्सन नहीं है, वो सेन पर्सन है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस क्या है, PV नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में क्या हुआ था, इफ़ मोटिव इज प्रूव्ड द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन बिकम्स मोर ईजियर टू कनेक्ट एक्यूज टू द एलिज्ड इंसिडेंट। अगर कोर्ट में मोटिव प्रूव हो जाता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी क्राइम करता है, उस क्राइम का मोटिव अगर कोर्ट को मिल जाता है तो इससे क्या होता है, प्रोसिक्यूशन में आसानी होती है और केस को प्रूफ करने में भी इजी हो जाता है कोर्ट को। ओके, द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन बिकम्स मोर इजियर टू कनेक्ट एक्यूज टू द एलिज्ड इंसिडेंट, कि इसी व्यक्ति ने ही ये इंसिडेंट किया है, क्योंकि इसके पीछे क्या था, उसका मोटिव था। अगर मोटिव पता चल जाता है तो इससे जो है एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट करना इजी हो जाता है। बारिकानू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ था, नॉर्मली देयर इज़ ए मोटिव बिहाइंड एवरी क्रिमिनल एक्ट। इस केस में क्या बताया गया था कि कोई भी क्राइम होता है, उस क्राइम के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है। ओके, तो इस जजमेंट में, इस केस के जजमेंट में ये बताया गया था कि हर एक क्रिमिनल एक्ट के पीछे एक मोटिव होता है। ओके, नॉर्मली देयर इज़ ए मोटिव बिहाइंड एवरी क्रिमिनल एक्ट। अब सेक्शन 12 को जान लेते हैं। सेक्शन 8 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, ये सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या कहता है, इन सूट फॉर डैमेजेस द फैक्ट टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट। इन सूट इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड, एनी फैक्ट विच will enable the court to determine the amount of damages which ought to be awarded is relevant। कोई भी सूट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सेक्शन 12 जो है वो सिविल केस में ही यूज़ होता है। तो सिविल केस में जो सूट फाइल होता है, कभी कभी डैमेज क्लेम भी किया जाता है कि उनका डैमेज हुआ है तो उसके पे क्लेम दिया जाता है कि इतना रुपये का क्लेम है, उसे कोर्ट फिर डिटरमाइन करके पेमेंट करते हैं। तो कोर्ट जो है
वो डिटरमाइन करते हैं। तो क्लेम ऑफ डैमेज किस तरह से डिटरमाइन होता है एज पर सेक्शन 12। इससे किस तरह से कोर्ट डिटरमाइन करते हैं, इन सूट इन विच डैमेज आर क्लेम, जिस सूट में डैमेज क्लेम किया जाता है, एनी फैक्ट विच एनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, ऐसे फैक्ट जो कि कोर्ट को एनेबल करते हैं कि वो डिटरमाइन करे कि कितने अमाउंट का डैमेज जो है वो प्लेंटिफ को दिया जाएगा। तो ऐसे फैक्ट जो क्या होते हैं वो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। ओके, क्लियर? मीन्स ऐसे फैक्ट जो कोर्ट को एनेबल करता है डिटरमाइन करने के लिए कि अमाउंट ऑफ डैमेजेस क्या होगा। मान लीजिए प्लेंटिफ ने सूट किया, ओके, 5 लाख रुपीज़ का डैमेज का। अब कोर्ट को तो डिटरमाइन करेगा कि 5 लाख देना है या उसने कब देना है। तो ये कोर्ट किस तरह से डिटरमाइन करेगा, फैक्ट से डिटरमाइन करेगा। जो फैक्ट देखेंगी कोर्ट की, किस फैक्ट से कोर्ट ये डिटरमाइन करता है कि कितना रुपया डैमेज जो है वो प्लेंटिफ को मिले। अब वो डिफेंडेंट से लेकर प्लेंटिफ से किस तरह से दिया जाए। ओके, तो कोर्ट इस बात को डिटरमाइन कैसे करता है, वो फैक्ट देख के, ऐसे फैक्ट जो कि कोर्ट को एनेबल करे, फिर उसके बाद कोर्ट डिटरमाइन करते हैं कि कितना अमाउंट प्लेंटिफ को दिया जाए। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इन फ्यूचर और भी काफ़ी सारे वीडियो अपलोड करने जाऊँगा।